जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले हम लोगों ने चार मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन किया था, और जो बचे रह गए हैं उनको जो है कि आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक जो है कि देखने को मिलता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो अधिकार है केवल और केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अर्थात वे लोग जो भाषा के आधार पर एवं धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, उन्हें यह अधिकार जो है कि प्राप्त है। और इनसे जो जुड़े हुए अनुच्छेद है इनको भी जो है कि हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि जो लोग भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, वे अपने हितों की संरक्षा कर सकते हैं। किस अधिकार के तहत? तो अनुच्छेद 29 के तहत वे अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने की जो है कि उन्हें सुरक्षा प्राप्त है। वो किस अनुच्छेद के तहत? तो जो है कि अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 29 को देख लिया। जब अब जो है कि आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी प्रावधान। यानी जो लोग अल्पसंख्यक है, अर्थात जो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, उनको जो है अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचाने के लिए जो है कि वे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ताकि जो है कि वे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जो है कि बचा सके। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने 29 को देख लिया, अनुच्छेद 30 को देख लिया, तो अनुच्छेद 31 कहाँ गया? ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें जो है कि 7 मौलिक अधिकार थे, और उनमें से जो एक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार। ठीक है। और वो जो संपत्ति का अधिकार, जो छठा मौलिक अधिकार था, वह किस अनुच्छेद में था? तो वह अनुच्छेद 31 में था। इसे क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार के दायरे में डाल दिया गया। ठीक है। जिस कारण से जो है कि एक मौलिक अधिकार जो है कि कम हो गया, और आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो हम लोगों ने 29 को देखा, फिर 30 को देखा, और 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे जो है कि कानूनी अधिकार के दायरे में डाल दिया गया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है छठा है मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 32 के तहत है। यानी मैंने जो आप लोगों को जो मौलिक अधिकार बताया, यानी जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, यदि इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का आपसे कोई छीनने का प्रयास करता है, सरकार या कोई भी व्यक्ति आपसे छीनने का प्रयास कर सकता है, तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी जो है कि आप जो है कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां पर याचिका दायर कर सकते हैं, वहां पर जो है कि अपील कर सकते हैं। तो यह अधिकार जो है कि किसके तहत है? तो वह जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत है, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहकर संबोधित किया है, तो वह है अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। ठीक है। यह प्रश्न जो है कि दोस्तों हमेशा जो है कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किए जाते हैं, यानी आदेश जारी किए जाते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो है 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, और ये रीट कौन कौन से हैं इसको भी जो है कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है। और वे रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो वे 5 प्रकार के रीट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि रीट जारी किया जाता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है कि रीट जारी किया जाता है। अब ये रीट कौन कौन से हैं, थोड़ा इसको भी जो है कि हम लोग देखते हैं। सबसे पहला रीट, अर्थात रीट का मतलब ही होता है आदेश। ठीक है, रीट का मतलब क्या होता है? तो आदेश। तो जो है कि वे 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला रीट है, यानी पहला आदेश क्या है? बंदी प्रतिरक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या फिर यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है उसे नजदीकी न्यायालय या नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, किया जाना है। ठीक है, जिसे बंदी प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो पहला रीट को जो है कि हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा दूसरा क्या है? परमादेश, अर्थात आदेश, मैंडामस। परमादेश से तात्पर्य है दोस्तों कि जो है ये जो रीट है, वैसे अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है कि अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह जो रीट उनके विरुद्ध जारी होता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करें। और जो है कि वैसे अधिकारियों के विरुद्ध जो है कि यह रीट जारी किया जाता है और उनको उनका कर्तव्य करने के लिए जो है कि बाध्य किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है दोस्तों रोक लगाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचली न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि यह कार्य आपके कार्य क्षेत्राधिकार से बाहर है, जो है आप इस पर कार्य ना करें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिषेध। यानी दोस्तों यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देगा? हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट किसको आदेश देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रतिषेध प्रोहिबिशन को भी देख लिया। अब आते हैं चौथा, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण, इसमें भी दोस्तों ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आपके पास जो लंबित मुकदमे पड़े हुए हैं वे आप हमारे पास भेज दें, क्योंकि यह भी जो है कि आपके कार्य क्षमता से बाहर है, तो उसे उत्प्रेषण कहते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि उत्प्रेषण किसे कहते हैं। और पांचवा, अधिकार परीक्षा लेख, जो लास्ट है, अंतिम है, को वारंटो। इसका क्या है दोस्तों? वैसे व्यक्ति जो असंवैधानिक तरीके से किसी पद को धारण किए हुए हैं, तो उनके विरुद्ध जो है कि यह रीट जारी होता है कि जो है कि आपने जो पद धारण किया है वह जो है कि किस अधिकार के तहत जो है कि आपने यह पद धारण किया है। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उनसे जो है कि पूछा जाता है, जवाब मांगा जाता है, और उसकी जो है कि समीक्षा की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। और यदि उस व्यक्ति ने असंवैधानिक तरीके से उस पद को धारण किया है, तो उन्हें जो है कि उस पद से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 5 रीट को देख लिया और अच्छी तरह से समझ लिया। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं। तो चलिए थोड़ा इनको भी हम लोग जो है कि देख लेते हैं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है
कि किसी क्षेत्र में सेना हो, खुफिया विभाग हो, सशस्त्र बल हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस बल हो, इनके मौलिक अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है, कम कर सकती है या फिर जो है कि समाप्त कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के तहत जो है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि संसद, ठीक है, जो है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया हो, अर्थात सैन्य कानून लगाया गया हो, तो उस क्षेत्र पे जो है कि रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को संसद जो है कि कम कर सकती है या फिर सीमित कर सकती है या उनको जो है कि समाप्त कर सकती है। तो किसके तहत? जो है कि अनुच्छेद 34 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 के तहत जो है दोस्तों कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो है कि कानून बना सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुच्छेद 33 को देखा, 34 को देखा और अनुच्छेद 35 को भी देखा। फिर से एक बार देख लेते हैं अनुच्छेद 33 में क्या है। सेना है, सशस्त्र बल है, खुफिया विभाग है, उसके बारे में है। अनुच्छेद 34 में क्या है? तो मार्शल लॉ के बारे में है, सैन्य कानून के बारे में है। और अनुच्छेद 35 में क्या है? तो जो है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कानून बनाने के लिए जो है प्रावधान है वो अनुच्छेद 35 में है। और दोस्तों आप लोग एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो अनुच्छेद 12 है, ठीक है, अनुच्छेद 12, कलम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 12 को और अनुच्छेद 13, इसको जो है कि हम अलग से बताएंगे। थोड़ा सा ये विस्तृत है, इसको जो है कि अलग से हम लोग जो है कि जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले क्लास एक लाएंगे और उसमें जो है कि हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये जो कहाँ है आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं मौलिक अधिकारों के बारे में यानी भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक उल्लेख है, तो अनुच्छेद 12 में क्या है और 13 में क्या है, इसको भी जो है कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक अलग से टॉपिक लाएंगे। अब चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं और मार्शल लॉ के बारे में भी देखेंगे कि मार्शल लॉ क्या होता है, सैन्य कानून क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन दो मौलिक अधिकारों को छोड़कर बचे हुए मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे दो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कि उनको छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है कि लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 20 है, ठीक है, और अनुच्छेद 21, यानी अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, वो है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके बारे में वर्णन है। यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाया जाता है तो इन दोनों अधिकारों को छोड़कर जितने भी अधिकार है उनको जो है कि निरस्त कर दिया जाता है। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान से इस चीज को सुनिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 19 के तहत जो है कि 6 तरह के जो है कि अधिकार प्राप्त है। ठीक है, किसके तहत? यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जो है कि 6 तरह के अधिकार प्राप्त है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, यानी जब अनुच्छेद 352 लगाया जाता है, उस समय जो अनुच्छेद 19 के तहत यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जो 6 अधिकार प्राप्त है वह खुद ब खुद यानी स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया गया है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण और युद्ध की स्थिति में अगर लगाया गया है तो यह जो अनुच्छेद 19 है ये जो है क्या होगा कि यह निरस्त हो जाएगा। और यदि सशस्त्र विद्रोह यानी देश के भीतर अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया किसी गुट के द्वारा अगर होता है, यानी उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं, तो आंतरिक आपातकाल अर्थात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यानी देश के अंदर ही अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो उस स्थिति में जो है कि दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है वह जो है कि क्या होगा, वह जो है कि निरस्त नहीं होगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है?
वैसे कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी हमें और आपको प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है? चलिए इसको याद करते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 15, उसके बाद अनुच्छेद 16, उसके बाद अनुच्छेद 19, उसके बाद अनुच्छेद 29, उसके बाद अनुच्छेद 30। ठीक है, यानी 15, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं, जो है कि यह केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार जो है कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो अधिकार हैं, यानी 15, 15, 16, उसके बाद 19, उसके बाद 29 और उसके बाद जो 30, इन अधिकारों को छोड़कर, यानी ये जो अधिकार है इन अधिकारों को छोड़कर, ठीक है, इन अधिकारों को छोड़कर, ये जो अधिकार है इनको छोड़कर जो बचे रह गए, वे अधिकार जो है कि भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। अब ये बचे कौन कौन से रह गए, तो चलिए थोड़ा इसको हम लोग भी देख लेते हैं। तो अब देखिए, शुरू शुरू जो है अनुच्छेद 14 बचा हुआ रह गया, उसके बाद 15 बचा हुआ रह गया, सॉरी 15 यहाँ पे है, 15 हो गया, उसके बाद 16 है, ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, 17, उसके बाद 18। यानी इस तरह से इन अधिकारों को छोड़कर जो मौलिक अधिकार है वे भारतीय नागरिक और जो है कि विदेशी नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, मेरा यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोगों को जो है कि मौलिक अधिकार का टॉपिक कैसा लगा, जो है कि दोस्तों आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सगे संबंधियों को भेजिए। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इसे बनाने में बहुत जो है कि मेहनत लगता है। प्लीज़ जो है कि आप लोग इसको जो है कि हमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और इसका जो अगला टॉपिक होगा उसमें जो है कि हम लोग जो है कि दोस्तों मार्शल लॉ के बारे में देखेंगे, अनुच्छेद 12 के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो है कि अनुच्छेद 13 के बारे में भी जो है कि देखेंगे। दोस्तों, मैं अंत में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि मैंने इसे बहुत सरल भाषा में बताया है। आप लोग किसी भी कोई भी बुक को लीजिए और उसमें प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिए। आप देखिएगा कि आपका जो है कि 90%, लगभग 90 से 95% जो प्रश्न है आप जो है कि उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी किताब ले लीजिए, लुसेंट का हो, घटना चक्र हो, किसी भी चीज का हो, आप उसको जो है कि लगाइए, आपका जो है कि लगभग लगभग सारा का सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।